आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। और शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स में कई थ्योरी हैं। देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज गिवन टू डिस्क्राइब शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। हमारे सिलेबस में 2 थ्योरी पढ़ना है उसमें से, तो हम पहले एक थ्योरी को देखेंगे, उससे शेप एंड स्ट्रक्चर मालूम करेंगे, और शेप एंड स्ट्रक्चर के बाद फिर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज। बेसिकली उन शेप एंड स्ट्रक्चर से हमें कोवेलेंट कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड पोलैरिटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, लॉट ऑफ थिंग्स हमें आंसर करना होता है। तो सब उनके शेप एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, और उसके लिए हम जस्ट मॉलिक्यूल को देखते ही नहीं बता सकते हैं कि इसका क्या शेप होगा। उसके लिए बड़ी लंबी कहानी है, कई दिन तक एक थ्योरी में पढ़ाऊंगा, तब जाके आप शेप एंड स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने लगोगे। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में 2 थ्योरीज हैं बच्चे। वन इज कॉल्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसको हम लोग शॉर्ट में VSEPR थ्योरी कह लेते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको कि शॉर्ट में MOT बोलते हैं। So they are the 2 important theory of covalent bonding using which we determine shape and structure of covalent compound. तो आज हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से स्टार्ट करेंगे बच्चे। VSEPR थ्योरी। इस थ्योरी एक बहुत बड़ा थ्योरी है, ये बहुत बड़ा थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस थ्योरी को हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, जरा इसका बैकग्राउंड, जरा माहौल बनाते हैं कि ये क्या थ्योरी है, समझेंगे जरा। एक मॉलिक्यूल, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल लेके जरा कुछ बात करते हैं उसके बारे में हम पहले। इमेजिन करो एक मॉलिक्यूल अमोनिया। अगर हम अब तक ये मालूम हो गया कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, थोड़ा ऊपर लाना। अब तक ये हमें मालूम हो गया है कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और नाइट्रोजन ग्रुप 15 में है, जिसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चे। और इसको ऑक्टेट के लिए 3 चाहिए। हाइड्रोजन के पास 1-1 होते हैं, और हाइड्रोजन को 1-1 चाहिए होता है, और इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन 1-1 शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन अपना हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, और नाइट्रोजन सभी के 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो इसलिए नाइट्रोजन के पास 5 अपना और 3 हाइड्रोजन वाला मिलके हो गया 8। और इस तरह से जब आप डॉट से आप शेयरिंग को दिखाते हैं, तो इसको सिंपली कहा जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सुना आपने कभी नाम? हाँ सर। इसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आपको ये भी मालूम है कि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल के वो कौन इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन के
ग्राउंड स्टेट में वैलेंस सेल का बॉक्स डायग्राम में कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नाइट्रोजन के ग्राउंड स्टेट में वैलेंस सेल में है 2s2 एंड 2p3। अमोल भापकर, ये कौन है? ऐसे ही कोई भी घुस जाता है। अमोल भापकर, ये कौन है? ये नाम कहीं से कोई मुंह उठाया आ जाता है। पी ऑर्बिटल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यही तीनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट होना है। अब 3 हाइड्रोजन को अगर सामने रखें, इस तरह से सर्किल से दिखा रहा हूं मैं 3 हाइड्रोजन को, तो आपको मालूम है कि इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और शेयरिंग के लिए शर्त यह है कि इन तीनों के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके स्पिन डाउन होने चाहिए, है ना बच्चे? तभी ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब जैसा हमने दिखाया, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ऐसे सब अपना अपना शेयरिंग करके ऑक्टेट पूरा करेगा। अब आपको मालूम है कि ये px, py, pz ऑर्बिटल है, एंड px, py, pz ऑर्बिटल सभी परपेंडिकुलर होते हैं। px, py, pz ऑर्बिटल राइट एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। यानी कि नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के 3 p ऑर्बिटल 90 डिग्री पे होंगे। उसको अगर हम इस तरह से दिखाएं कि नाइट्रोजन के अराउंड 3 p ऑर्बिटल, अब देखो लाइन से मैं दिखा रहा हूं, केवल ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ये नाइट्रोजन के अराउंड 3 p ऑर्बिटल हैं, सभी एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो अगर ये p ऑर्बिटल सीधा सीधा शेयरिंग में, ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हो जाए तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। पहले ये बताओ मैंने क्या अब तक सिखाया, समझ में आया आपको? नाइट्रोजन के 3 p ऑर्बिटल को ये 3 स्ट्रेट लाइन से मैंने दिखाया, और सभी p ऑर्बिटल एक एक हाइड्रोजन के साथ अगर शेयर कर ले तो इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए अमोनिया में, जिसमें नाइट्रोजन को कहा जाएगा सेंट्रल एटम, वो एटम जो सेंटर में है। सेंट्रल एटम पे एडजेसेंट बॉन्ड, ध्यान से सुनना, सेंट्रल एटम पे एडजेसेंट बॉन्ड, ये देखो हुआ एडजेसेंट बॉन्ड। सेंट्रल एटम पे एडजेसेंट बॉन्ड, इमेजिन करो अपने हाथ में, देखो 3 फिंगर, या देखो सेंटर पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, सब 90 डिग्री पे है ना बच्चे? तो बताओ मेरे किसी भी 2 फिंगर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है या नहीं? तो यहाँ पे दो एडजेसेंट एटम के बीच के एंगल को एक नाम दिया जाएगा बॉन्ड एंगल। दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का एंगल सेंट्रल एटम पे। तो थ्योरेटिकली बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी कि अभी तक जो हम जानते हैं उसके आधार पे, उसके बेसिस पे अमोनिया में बॉन्ड एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड बॉन्ड एंगल ये है, बट एक्चुअली में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता नहीं है। एक्चुअली में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। एक्चुअल बॉन्ड एंगल यहाँ पे 105 डिग्री होता है।
सेल्सियस नहीं, डिग्री के साथ मैं अक्सर सेल्सियस लिख देता हूँ। डिग्री 105 डिग्री होता है। ये थ्योरी VSEPR थ्योरी यही एक्सप्लेन करेगा कि ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होता, 105 क्यों होता है अमोनिया में, और बाकी के दुनिया मॉलिक्यूल में जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वो नहीं, कुछ और ही होता है। ये VSEPR थ्योरी कहता क्या है, अब जरा सुनो। अभी तक हमने क्या किया है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को सीधा सीधा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर दिया। ये VSEPR थ्योरी कहता है कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। सुन रहे हो? VSEPR थ्योरी कहता है कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन बॉन्डिंग। बिफोर बॉन्डिंग they undergo a process. Who? Atomic orbitals. Before bonding, atomic orbitals of the valence cell undergo a process known as hybridization. सुनते रहो, मैं लिखूंगा सभी चीज। Before bonding, atomic orbitals of the valence cell undergo a process called hybridization to produce a newer type of orbitals known as hybrid orbitals. And it is those hybrid orbitals who actually take part in bonding, and that explain why bond angle is 105 degree, not 90 degree. तो हमने देखो बैकग्राउंड बनाया कि होना क्या चाहिए था, असल में क्या होता है, और उस असल को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी है। तो अकॉर्डिंग टू, अब जरा आप फास्ट में मेरे साथ कुछ लिखेंगे यहां पे आप लोग। ऊपर करो। अरे अब भी ऊपर, हेलो जल्दी करो। अकॉर्डिंग टू VSEPR theory, according to VSEPR theory, pure atomic orbital, pure atomic orbitals do not take part in bonding directly. Atomic orbitals of the valence cell लेकिन सिर्फ वो ऑर्बिटल वैलेंस सेल का जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, खाली वाला नहीं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस सेल containing electron undergoes hybridization. That is important. Undergoes hybridization. To form new orbitals known as hybrid orbitals. It is those hybrid orbitals which actually
which actually take part in bonding. ये वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो एक्चुअली में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल. तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी अमोनिया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का वैलेंस सेल 2s2 एंड 2p3. यानी कि px, py, pz. तो अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन के जो वैलेंस सेल के ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, वैलेंस सेल के 4 ऑर्बिटल, एक s और 3 p, s प्लस px प्लस py प्लस pz, ये सभी undergo hybridization and produces hybrid orbitals which actually takes part in bonding. समझ गए ना? तो सबसे पहले वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कहता है कि वैलेंस सेल के वो ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन हो वो सीधा नहीं बॉन्ड बनाते, पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं फिर वो बॉन्ड बनाते हैं. तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करेंगे पहले अब कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. सो फर्स्ट what is this hybridization? हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट मिक्सिंग. हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग को कहते हैं साइंस में. हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स ऑल. What is hybridization? It is mixing of valence cell orbitals. It is mixing of valence cell orbitals containing electrons to produce hybrid orbitals. तो फिर हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स क्या हैं जरा सा समझेंगे. सो लेट अस सी. सर थोड़ा नीचे करो ना. अरे क्या इतना क्या है ये? रुको एक सेकंड. अभी ठीक है? So let us see the rules for hybridization. Rules of कंटेनिंग का आवाजों का क्या? हाइब्रिडाइजेशन. सबसे पहले रूल तो हम लिखते ही आ रहे हैं कि वैलेंस सेल के वो ऑर्बिटल केवल हाइब्रिडाइज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन हो. वैलेंस सेल orbitals containing electrons
undergo hybridization. Second, सर जरा खाली करो ना. अरे थोड़ा फास्ट लिखा करो. रूल नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है. तो सर हो गया. तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. ये कौन कौन ये रोज तो बड़ा डिस्टर्ब करता है. आज मैं ग्रुप सेपरेट बना दूंगा आप लोगों का. ये रोज जानवी रानी कौन है ये? सो रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन. सेकेंड रूल की हम बात कर रहे हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा. अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. सो नंबर ऑफ hybrid orbitals produced is equal to number of atomic orbitals hybridized. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे. जैसे एक सिचुएशन अमोनिया को लेके हम समझ रहे हैं तो अमोनिया की ही बात करते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन क्या था वैलेंस शेल में 2s2 एंड 2p3. px py pz. जब ये हाइब्रिडाइज करेंगे तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहे हैं? 4. 1 2 3 4. सो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इट विल प्रोड्यूस 4. यहां देखना sp3 hybrid orbitals. 4 sp3 hybrid orbitals. ये sp3 नाम आ गया हाइब्रिड ऑर्बिटल का. नाम कहां से आया? यहीं से देखो, एक s और 3 p मिलके बना sp3. उसका नाम हो जाएगा sp3 उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का. और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे नंबर में? 4. यानी कि एक s और 3 p यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं. px py pz. तो इससे बनने वाले ऑर्बिटल के नाम होंगे sp3. और ये कितने होंगे? 4. 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. अरे कुछ समझ में आ रहा है? एक बार बताओ. हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने मिक्स कर दिया और इसलिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. मान लो हम बोरन की बात करते हैं. बोरन कहीं पे बॉन्ड बना रहा है तो बोरन का वैलेंस शेल, ध्यान से सुनना, बोरन एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1.
अब मान लो बोरन को BCl3 बनाना है, बोरन को BCl3 बनाना है, तो बोरन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बोलो, 3। बोरन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन बोरन के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ऐसे ही बाकी का क्लोरीन करेगा। यानी कि बोरन के वैलेंस शेल के ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। लेकिन कैसे? तो बोरन के वैलेंस शेल का पहले तो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। ये है बोरन का 2s2 2p1, ध्यान से सुनना, इसमें कुछ नई बात आने जा रही है। 2p1 और इसे हम कहते हैं क्या? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब BCl3 बनाने के लिए तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंस शेल में चाहिए कि नहीं बच्चे, जल्दी बोलो। अरे BCl3 बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोरन के वैलेंस शेल में चाहिए कि नहीं? है कितना अभी? केवल एक है, केवल एक। तो ग्राउंड स्टेट में बोरन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जैसे ही बोरन को क्लोरीन अप्रोच करेगा, जैसे ही क्लोरीन अप्रोच करेगा, ये एक्साइट हो जाता है, ये s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है क्लोरीन को देख के बॉन्ड बनाने के लिए। और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जाएगा बॉन्डिंग के लिए, 2s1 2p2, और इसे हम कहेंगे व्हाट? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो बोरन के एक्साइटेड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, जो कि यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब ये तो हो गया, लेकिन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो क्या करेगा? बॉन्डिंग के पहले वैलेंस शेल, बॉन्डिंग के पहले वैलेंस शेल के वो ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो पहले हाइब्रिडाइज करेगा। वैलेंस शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल के वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो पहले हाइब्रिडाइज करेगा। तो ये क्या करेगा? ये जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, और हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p ऑर्बिटल, वो px py हो सकता है, कोई भी 3 में से 2 हो सकता है। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहे हैं? 3। तो इससे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम होगा sp2, एक s 2 p। और कितने बनेंगे? जल्दी बताओ, समझा कि नहीं? जैसे यहाँ पे हमने बनाया था 4, यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3। एक s और 2 p मिलके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया सबको कि इन हाइब्रिडाइजेशन द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड। इसको कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल से सेकंड रूल को, कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंजर्व रहता है, जितना ऑर्बिटल मिक्स होगा उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब रूल नंबर 3 पे आ जाओ जरा, ये लिख लिया ना सबने? रूल नंबर 3, जरा ध्यान से सुनना, पहले थर्ड रूल को ध्यान से देखो जरा। नाइट्रोजन को एक बार फिर से, नाइट्रोजन में ये 2s 2p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो रहा है। आपको मालूम है कि 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंट होता है ना? अफवा प्रिंसिपल से 2s का एनर्जी कम होता है, 2p का एनर्जी ज़्यादा होता है। यानी कि इसमें जो s ऑर्बिटल है इसका एनर्जी इन तीनों से अलग है। ये तीनों तो सेम है और इन तीनों का तो एनर्जी सेम ही है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन n एंड l, सबके लिए n2 है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू
1 है, डीजेनरेट है, लेकिन इसके लिए L इज इक्वल टू 0 है इसके लिए, तो 2s और 2p के एनर्जी डिफरेंट हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी डिफरेंट होते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 3 जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, उन सब की एनर्जी इक्वल होगी, उन सब की एनर्जी इक्वल होगी। समझा ना क्या कहा हमने? हम कह रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स produced after hybridization have same energy और जिनके एनर्जी सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट बोलते हैं कि नहीं? दैट इज इन हाइब्रिडाइजेशन degenerate set of orbitals are always formed. Degenerate set of orbitals are always formed. समझ गए? Degenerate मतलब सेम एनर्जी, यानी कि अगर हम बोरन की बात करें तो बोरन में एक्साइटेड स्टेट को ऐसे स्टार से दिखाएंगे, 2s1 एंड 2p2, 2p2, 2s1, 2p2। इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे एंड all sp2 hybrid orbitals have same energy, सबकी एनर्जी इक्वल होगी। ये है थर्ड रूल। सो इन द हाइब्रिडाइजेशन degenerate hybrid orbitals are always formed. समझ गया ना? तो ये था रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब आ जाओ कि हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है, ये तो हमने सीखा, उसके रूल्स क्या हैं ये भी हमने सीखा। हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है? वाई हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है? लेट अस सी। रीजन्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या हैं? वाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। अगर हमने अमोनिया में डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बना दिया तो बॉन्ड जो था वो ऐसे बना था, जिनके बीच में एंगल था 90 डिग्री। ये है बिफोर हाइब्रिडाइजेशन या विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज विदाउट हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट? अब आपको मालूम है कि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मालूम है ना? हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है
और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, और लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। तो क्या होगा बच्चे, जरा सुनना ध्यान से। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ होगा रिपल्सन, और इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यानी कि रिपल्सन बिटवीन द 2 बॉन्ड पेयर। ये एक बॉन्ड पेयर है और ये एक बॉन्ड पेयर है। Why atom combine to form molecule? एटम क्यों कंबाइन करता है मॉलिक्यूल बनाने के लिए? इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। तो ये जो बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा ये स्टेबिलिटी कम करेगा या बढ़ाएगा? कम करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं तो वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन का? टू बिकम स्टेबल। इसलिए एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो 3D में, स्पेस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि बॉन्ड पेयर के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मिनिमम हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। कुछ समझा मैंने क्या कहा? और इसलिए वो एटम्स के ऑर्बिटल्स डायरेक्ट बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट करके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन से जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये देखो मैं स्पेस में दिखा रहा हूँ अमोनिया मॉलिक्यूल को। ये जो मैंने सॉलिड लाइन दिखाया है ये आउट ऑफ प्लेन आपके तरफ, पेपर पे अगर ड्रॉ करो तो ये आपके तरफ है, ये पेपर के प्लेन में है और ये प्लेन के पीछे जा रहा है। अगर इस तरह से रखेंगे, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी होता है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में देखो जाके एक लोन पेयर भी है यहाँ। तो अगर इस तरह से हम रखेंगे तो देखो क्या होगा। अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे नाइट्रोजन पे, जिसमें से 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 बॉन्ड बनाएगा और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये लोन पेयर रहेगा। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 105 डिग्री हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल बढ़ने से क्या हुआ, ये बॉन्ड पेयर के बीच में दूरी बढ़ गया, और बॉन्ड पेयर के बीच में अगर दूरी बढ़ेगा तो रिपल्सन कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू मिनिमाइज रिपल्सन एंड देयरफॉर टू मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी। कुछ अंदर गया मैंने क्या कहा? हाइब्रिडाइजेशन अकर टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। How electronic repulsions are minimized? By maximizing the distance between shared pair of electrons. Hybridization occurs to minimize electronic repulsion, to minimize electronic repulsion by maximizing distance between the adjacent bond pairs, or simply
इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी कह सकते हैं। बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन है। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन के कारण। थियोरिटिकली ये है, प्रैक्टिकली ये है, और उसको एक्सप्लेन करेगा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्सन। हाउ रिपल्सन इज मिनिमाइज? बाय मैक्सिमाइजिंग डिस्टेंस बिटवीन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइज होता है, पीछे मैंने आपको दिखाया एक s3 के साथ, एक s2 के साथ, अगर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक जनरल शेप होता है, सुनो, हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक जनरल शेप होता है, ये एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। तो जब दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो इन दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम रखेंगे, रिपल्सन मिनिमम होगा। यानी कि ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनेगा, ध्यान से सुनना, ये दोनों एक ही एटम पे बनेगा ना। जरा इमेजिन करना डायग्राम को, ये मैंने दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को सुपरपोज किया है। यहाँ पे सेंटर पे न्यूक्लियस है, वो एटम जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, वो एटम जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, उसके न्यूक्लियस को मैंने ग्रीन कलर से दिखाया। उसके न्यूक्लियस पे एक s एक p ऑर्बिटल मिला और मिलके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। वो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में अगर कितने डिग्री एंगल पे होगा, 180 पे, तो डिस्टेंस होगा मैक्सिमम, रिपल्सन होगा मिनिमम। तो कहेंगे कि s और p के मिक्सिंग से दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और उस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की यहाँ पे हम बताते हैं ज्योमेट्री, कि स्पेस में वो कैसे रहेगा, लीनियर ज्योमेट्री होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे होगा दोनों। अगर एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल के साथ मिलेगा तो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और वो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री जरा देखोगे कैसे होगा। एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, और सबके अंदर ये छोटा छोटा रहेगा, सब मर्ज रहेगा एक दूसरे में। ये तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इस तरह से, तीनों एक ट्रायंगुलर प्लेन में होंगे, और एडजेसेंट ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल अब 120 डिग्री हो जाएगा, टोटल 360 डिवाइडेड बाय 3। और ऐसे ज्योमेट्री को ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कहा जाएगा, टीपी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो अगर एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होगा तो ऐसे ऐसे तीन बनेंगे, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो आपस में एक दूसरे पे इस तरह से सुपरपोज रहेंगे। ये देखो 1 2 3। अगर एक s ऑर्बिटल तीन p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होंगे तो बनेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसकी नंबर होगी 4, और ये
4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में। अब देखो, अब आगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ने जा रहा है, तो इसलिए इस तरह का लोब नहीं बनाएंगे, अब लोब को सीधा स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे। तो कहेंगे कि न्यूक्लियस पे क्या है यार, न्यूक्लियस पे जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। ये अब हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं हम लाइन से, क्योंकि अब लोब बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। ये समझ लो, ये लाइन यही है, ये लाइन इसी को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे किसी भी दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री होता है। और इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, सुना है कभी आपने? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं, शॉर्ट में इसको टीडी से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कहेंगे टेट्राहेड्रल। व्हाट इज द एंगल, बॉन्ड एंगल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? 109 डिग्री। और अगर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, देखो p ऑर्बिटल 4 नहीं हो सकता है, एक ऑर्बिट में 3 से ज़्यादा p ऑर्बिटल नहीं हो सकता है, px, py, pz। तो अब अगर आगे से और ऑर्बिटल लेना है तो d ऑर्बिटल होगा। तो एक s ऑर्बिटल, 3 p और एक d अगर मिलेगा तो इससे बनेंगे 5 sp3d, उसका नाम होगा sp3d, sp3d, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और ये स्पेस में कैसे होगा जरा इमेजिन करो। ये स्पेस में इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इससे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्रायंगल के प्लेन में होगा, और सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक ऊपर एक नीचे। ये सारे सॉलिड लाइन जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को डिनोट कर रहा है। कोई एक में दिखा देता हूँ, ये देखो, ये लो, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसे ही बाकी सभी हैं। एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा है परपेंडिकुलर, और इसलिए इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल होंगे। ये वाला होगा 120 और ये वाला होगा 90, और इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो 90 डिग्री 90 डिग्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री इसको कहते हैं। और इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल होंगे, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसी तरह से अगर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल अगर मिल जाए तो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिसका नाम होगा sp3d2। और ये किस तरह से स्पेस में दिखेगा जरा वो देखो। सेंटर पे यहाँ न्यूक्लियस, 4 ऑर्बिटल होंगे स्क्वायर प्लेन में, और एक ऊपर और एक नीचे, सेंटर से परपेंडिकुलर पास करेंगे तो उस परपेंडिकुलर पे एक ऑर्बिटल ऊपर होगा और एक नीचे होगा। और इस ज्योमेट्री में सभी एंगल 90 डिग्री हैं, सभी एडजेसेंट बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हैं, दे आर ऑल 90 डिग्री। 6 के बाजू में, हाँ 6 के बाजू में वाला यहाँ 8, हाँ 8 नहीं है, S है, sp3d2, sp3d2। So this geometry is called octahedral। ऑक्टा मतलब 8, हेड्रल मतलब फेस। देखो इसको क्यों कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, देखना जरा विजुलाइज करना।
इसको अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें, सॉलिड ज्योमेट्री है ये, तो ये एक ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है बच्चों को। इस तरह के कुल कितने ट्रायंगुलर फेस इसमें बनेंगे? 8, 4 ऊपर 4 नीचे। देखो नीचे मैं एक बना के दिखाता हूँ। यस सर। दिखा बच्चों को? ये भी एक ट्रायंगुलर फेस। तो नीचे 4 बनेंगे, ऊपर 4। 1 2 मैंने बना रखा है, सब बनाओगे तो फिर डायग्राम ही नहीं समझ में आएगा क्या है। ये देखो एक मैंने बना रखा है, अगर इसको इससे जोड़ दें तो एक पीछे बन गया ऐसे। इसको अगर मैं इससे जोड़ दूं तो ये अब पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो 4 ऊपर 4 नीचे, 4 फेस ऊपर 4 फेस नीचे, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसको एक दूसरा नाम भी, ऑक्टा मतलब 8, हेड्रल मतलब फेस। इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहते हैं। स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बेस पे 2 पिरामिड है, एक ऊपर ये देख रहे हैं गुंबद जैसा बन रहा है, ऊपर में ऐसे जैसे शिव जी के मंदिर के ऊपर बना होता है ना गुंबद, तो वैसे एक ऊपर और एक नीचे ऐसे बनेगा। एक पिरामिड ऊपर और एक ऐसे बनेगा नीचे। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, बेस स्क्वायर है और 2 पिरामिड, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसको हमने कहा था ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे देखना है, ये देखना जरा, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, ट्रायंगल बेस। तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ये हो गया स्क्वायर बाय पिरामिडल। समझ गया सब? और इसी तरह से अगर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल मिल जाए तो इससे 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये लास्ट है, 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और ये स्पेस में ऐसे रहेंगे। ये देखो मैंने एक रेगुलर पेंटागन बनाया है, एक रेगुलर पेंटागन बनाया है। सेंटर से कनेक्ट कर दिया मैंने 5 वर्टिसेस को, एक परपेंडिकुलर सेंटर से पास करना है ऐसे। तो ये प्लेन वाला एंगल जो है ये 72 हो जाएगा, 360/5, लेकिन परपेंडिकुलर के साथ जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा। और इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, PBP। दिस इज कॉल्ड PBP ज्योमेट्री। समझ में आया बच्चों को? तो आज इतना, बाकी कल देखेंगे। ठीक, रिकॉर्डिंग डाल देना। हाँ रिकॉर्डिंग अभी डाल दूंगा, तुरंत 1 मिनट में दोनों, कल वाला और आज वाला दोनों रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। बट कल वाले में साउंड, नोट्स भी। हाँ बट कल वाले में साउंड नहीं है, कल वाले में साउंड सर रिकॉर्ड आज का डाल। हाँ आज वाले में तो साउंड है, आज वाले में सब है। कल वाला भी देख लेना, जिसका छूटा है वो देख सकते हो, उसमें साउंड नहीं है लेकिन वो लिखा हुआ तो सब आ रहा है, तो आइडिया तो मिल जाएगा। चलो ठीक है बच्चे, सी यू टुमारो। नोट्स शेयर किए आपने? नोट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल वाला ना? हाँ सर। हाँ पीरियोडिक टेबल वाला नोट्स भी आज देखता हूँ, आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक डाल, कल के क्लास के पहले डाल देता हूँ।